हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे टेस्ट नंबर 11 में। ठीक है, इसमें हम लोग नेक्स्ट जो फर्दर 40 क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एक दो करेक्शंस भी है गाइस जो मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये कि पिछले एक टेस्ट में, टेस्ट नंबर 9 में एक क्वेश्चन था आपका कि बैटरी की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 था वो, टेस्ट नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 16 था, उसका आंसर डी था। ठीक है, और एक और करेक्शन है, गारो खासी जयंतिया जो 3 पहाड़ियाँ हैं ये असम में नहीं है, ये मेघालय में अवेलेबल हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि ये जनजातियाँ भी हैं और ये जनजातियाँ भी मेघालय में ही स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पे थी, यानी कि पीक पर थी। तो ध्यान रखना कि मुगल चित्रकारी जो है वो जहांगीर के शासनकाल में सर्वाधिक पीक पे थी। जहांगीर खुद भी एक बहुत बड़ा पेंटर था और वो अपने टाइम के जितने भी बड़े पेंटर्स थे उनके द्वारा अगर बनाई गई पेंटिंग्स को वो बता सकता था कि इसमें कौन सा पार्ट किस पेंटर ने बनाया है करके। ठीक है, अंग्रेज़ों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में कब खोली थी। तो इसका आंसर जो होगा गाइज वो आपका होगा, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में स्थापित की थी और वो 1608 में स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन है। ठीक है, तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो है वो बालाजी विश्वनाथ है। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ है को कहा जाता है। नादिर शाह किनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मोहम्मद शाह जो है वो शासन पे असीम था। ठीक है, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किनका था। ठीक है, एक तो एक बात ध्यान रखना आप लोग कि तुगलक, अगर सल्तनत काल की बात की तो तुगलक वंश का शासनकाल सर्वाधिक था 80-90 साल, लेकिन मुगलों की अगर बात की जाए तो मुगलों में जो सर्वाधिक टाइम पीरियड रहा है वो अकबर का रहा है। हालांकि मुगलों में इलिटरेट राजा जो रहा है, यानी कि अनपढ़ राजा जो रहा है वो अकबर ही रहा है। ठीक है, और सबसे कामयाब भी माना जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसकी अनुशंसा पर, किसकी सिफारिश पर रखी गई थी। तो ध्यान रखना आप लोग, भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो बेसिकली मैकॉले के सिद्धांत पर रखी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो आता है वो मैकॉले आता है। आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे भी काफ़ी कुछ हुआ था, है ना, जैसे कि राज्य हड़प नीति, राज्य विलय नीति, है ना। इसके अलावा टेलीफोन वगैरह या डाक, पहली तार सेवा या फिर ट्रेन सेवा, ये सब चीज़ें जो है उसके टाइम पे शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हम लोग। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है। भाई पहली बात ध्यान रखना कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके जो कर्ता धर्ता है वो वर्गीस कुरियन है। ठीक है, इसी का उदाहरण एक कंपनी है जिसको हम लोग अमूल कहते हैं, ये इसी का उदाहरण है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका वो है। ठीक है, और ये गुजरात में है। ठीक है, बल्कि गुजरात में एक स्टेशन का नाम भी सेम इसी के नाम पे ही है। ठीक है, भारत मानक ब्यूरो, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो भारत मानक ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ों का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये बीआरओ का मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। ठीक है ना, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजनावकाश रहा। भाई वॉर के कारण और अन्य रीजन्स की वजह से जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, है ना, 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना जो है वो हमने लिया है रूस से। ठीक है, यूएसएसआर रूस से लिया हुआ है। इसको बेसिकली हम लोग कह सकते हैं योजना आयोग कह सकते हैं, या पंचवर्षीय योजना भी कह सकते हैं, वो हमने रूस से लिया हुआ है। तो तीसरी योजना और चौथी योजना के अंदर जो अंतराल आया हुआ था वो 3 वर्ष का था। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो नहीं गुजरती है उसका आंसर जो है वो डी आंसर है, आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। एक बात ध्यान रखना आप लोग, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के
पृथ्वी के बीच बीच ये जो 0 डिग्री अक्षांश जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं गुजर रही है, ठीक है। इसके 25 डिग्री ऊपर की तरफ, 25 डिग्री नीचे की तरफ दो रेखाएं गुजरती है। 25 डिग्री जो नॉर्थ की तरफ रेखा गुजर रही है तो उसको कहते हैं हम लोग 25 करो 22.5 डिग्री आई थिंक शायद। तो वो जो भारत से गुजरती है उसमें जिन राज्यों को, उसमें पश्चिम बंगाल भी है, मिज़ोरम भी है, त्रिपुरा भी है, गुजरात भी है, झारखंड भी है, राजस्थान भी है, एमपी भी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो नीचे आता है तो वो उससे नहीं गुजर रही होती, ठीक है। और ध्यान रखना कि 22.5 डिग्री नॉर्थ वाले को कर्क रेखा कहते हैं, 22.5 डिग्री साउथ वाले को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है, देखो दो बातें और भी ध्यान रखना आप लोग। भूमध्य रेखा को जो नदी काटती है 2 बार अफ्रीका के अंदर, वो लिम्पोपो नदी है। और कर्क रेखा को जो दो बार जो नदी काटती है उसका नाम है माही रिवर, ठीक है। माही रिवर जो है उसको 2 बार काटती है, दोनों गुजरात से हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? भाई भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है सबसे पहले, उसके बाद फिर चाइना के साथ है। हालांकि तटीय सीमा की बात करें तो गुजरात जो है तटीय सीमा में सर्वाधिक लंबा है और आंध्र प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पे है। टोटल जो है वो आप लगा लो कि GMGKK यानी कि इधर से 5 राज्य और इधर से 4 राज्य जो है वो शामिल होते हैं, यानी कि टोटल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा समुद्र के साथ लगते हैं। इधर के तट को कोरोमंडल तट, इधर के तटों को मालाबार तट कहते हैं, इधर के तट को उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश उसका आंसर ऑब्वियसली बात है श्रीलंका हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना आप लोग कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका भारत का क्षेत्रफल जो है वो श्रीलंका के क्षेत्रफल से 50 गुना ज़्यादा है, एक बात ध्यान रखना आप लोग। और पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना ज़्यादा है। ये आया हुआ क्वेश्चन है SSC का, CHSL का, ठीक है। उन्होंने इसका पूछा हुआ था, पाकिस्तान का पूछा हुआ था कि हम पाकिस्तान से कितने बड़े हैं, तो हम पाकिस्तान से 4 गुना के बड़े हैं तकरीबन। हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? भाई हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। औसत का मतलब क्या होता है भाई? औसत का मतलब होता है कि अलग अलग इंटरवल्स पे अलग अलग हाइट होती है, तो सबका एवरेज हाइट निकाला गया यहाँ पे। किस अक्रिय गैस को छोड़कर उसके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, इसके ऑप्शंस नहीं दिए मैं, ऑप्शंस में बता देता हूँ। एक तो नियॉन है इसका ऑप्शन में, पहले ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, फिर आगे बता दूंगा। एक तो नियॉन है, दूसरा ऑर्गन है, ठीक है, तीसरा जो आपका जियोनॉन है और हीलियम है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, हीलियम। इसके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हड्डियों में 6% तक गाइस फास्फोरस होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओजोन जो गैस है वो स्मेल बहुत ख़राब करता है, बहुत तीक्ष्ण स्मेल करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री हो गया या फिर द्विसूत्री हो गया, इस प्रकार से बायो का क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले अक्षर उभर आते हैं? तो आसंजक बल कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना, आसंजक बल। और एक ससंजक बल भी होता है, तो आसंजक बल है इसका फिलहाल इसका आंसर, ठीक है ना। इसके अलावा गाइज अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे ड्रम में या उसमें जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें जब आप अपना हाथ डालते हैं तो आपको जो हल्का महसूस होता है उसका रीज़न उत्प्लावन बल है। अगला, पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? भाई पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है, ठीक है ना। वैसे एक बात ध्यान रखना, जिंक जो होता है ना, जिंक जो होता है वो पीतल और तांबा का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। स्वप्नों, पीतल बेसिकली शायद तांबा और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो सपने का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है और ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी। ठीक है। समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से रिलेटेड है।
राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान मृत्यु देने का अधिकार है? ठीक है, राज्यपाल को, ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, अनुच्छेद 161, ठीक है ना, के तहत जो है पार्डन यानी कि मृत्यु दंड को माफी। राष्ट्रपति को किसके अनुच्छेद के तहत है? तो राष्ट्रपति को माफी देने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 72 के तहत है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? भाई सबसे आखिर के भागों में है ना, भाग सी जो साउथ अफ्रीका से लिया हमने, अनुच्छेद 368, ठीक है, संविधान संशोधन, वो भाग 20 में है। संचित निधि किस अनुच्छेद से है ना? संचित निधि या आकस्मिक निधि दो प्रकार की निधि है जहाँ से सरकारी खर्चे या व्यय के लिए पैसा दिया जाता है या सैलरी वगैरह दी जाती है। अनुच्छेद 266 फर्स्ट। लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? भाई लोक लेखा समिति का संबंध जो है वो सेम चीज़ 266 फर्स्ट से ही है। संचित निधि का संबंध भी इसी से ही है, ठीक है। 26वें का जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? पहले मैं आपको इसके ऑप्शंस दे देता हूँ। 266 फर्स्ट, ठीक है ना, 266 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 267 और चौथा ऑप्शन है 268। तो आकस्मिक निधि का जो संबंध है गाइस वो अनुच्छेद 267 से है, ठीक है। संचित निधि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आकस्मिक निधि स्टेट गवर्नमेंट की। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय जो है वो लियोस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष जो अभी तक बनी है वो सुनीला नायर है। आगे बढ़ते हैं। भारत भारती के लेखक, ये जो पुस्तक है भारत भारती, इसके लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है इनके लेखक हैं। नेक्स्ट, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा हुआ है? शहर का नाम पूछा गया है तो ये डेन्यूब है इसका आंसर, ठीक है ना। डेन्यूब नदी के किनारे जो है बुडापेस्ट बसा हुआ है। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका आंसर आप लोग सर्च करना, बिकॉज साहित्य को ना अब हटा दिया गया है। क्वेश्चन ओल्ड है लेकिन आप लोग सर्च करना। फिलहाल ये 8 है लेकिन मुझे लग रहा है वर्तमान में ये 7 ही है क्योंकि साहित्य को हटा दिया है, यानी हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में किसी को नोबेल प्राइज अब नहीं मिलता है। 33 की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, मलयालम किस राज्य की राज्य भाषा है? तो ये केरल की राज्य भाषा को मलयालम कहते हैं। नागालैंड की जो राज्य भाषा है इसका इंग्लिश है। इस प्रकार से तीसरे अंपायर का जो थर्ड अंपायर होता है इसका पहली बार प्रयोग जो है वो किस क्रिकेटर के ऊपर किया गया था? तो ध्यान रखना, थर्ड अंपायर का इस्तेमाल जो पहली बार जो हुआ था ये सचिन तेंदुलकर के ऊपर हुआ था। अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? वी ऑल नोज है ना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो 35 का आंसर डी हो जाएगा, सरयू नदी के तट पर। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत जो है वो किस वर्ष से की गई थी? भारत रत्न को 1954 से देना शुरू किया गया था जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है ना? नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध जो है वो नाद स्वरम से है। आप लोग पता करना नाद स्वरम क्या है, या नीरू स्वामी पिल्लई को एक बार लिखना, आप अपने आप ही आपको आइडिया लग जाएगा क्या चीज़ है ये, अगर आपको चीज़ें याद नहीं हो रही है ऐसे नाद स्वरम से। तो नंदा देवी जो पर्वत है वो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो नंदा देवी पर्वत जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दिल्ली आपको पता है और हमको पता है, यमुना नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है, ठीक है, जिसकी हालत काफ़ी कंडीशन क्रिटिकल है। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक राज्य जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन है हमारे जो हमने डिस्कस किया। ये हमारा टेस्ट नंबर 11 है। अगर आप 40 से बोलो तो लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने कर लिया है। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बात और भी ध्यान रखना कि टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, हमारे चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। चैनल का नाम शिक्षा सदन है, इसी नाम से ही है, ठीक है ना। और सेम जो लोगो यहाँ पे मैंने लगा रखा है वही लोगो वहाँ पे आपको मिल जाएगा और उसमें तकरीबन 69-70 के आसपास मेंबर्स हैं,
ठीक है। तो उसमें आपको अगर नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो वहाँ पे आप मुझे सर्च कर सकते हो या मुझे मैसेज भी कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो कि टेस्ट नंबर होगा हमारा 12, ठीक है।